गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने रिवीजन किया था। जो पीछे हमने जो भी पढ़ा है रासो साहित्य से संबंधित, उसका हमने पिछली जो क्लास थी उसके अंदर रिवीजन किया है। आज इस क्लास के अंदर हम सालीबद्र सूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं बीएल लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में 7:30 पे डेली मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। आपकी हिंदी भाषा है तो हिंदी से संबंधित जो सारे वीडियो, चाहे व्याकरण हो, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे काव्य शास्त्र हो, पाश्चात्य शास्त्र हो, हिंदी की शिक्षण विधियां हो, सारे जो टॉपिक है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। कंटिन्यू आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। बाकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है उसकी जो वीडियो है उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से और सेकंड ग्रेड के नाम से, उसकी अच्छे से मैंने करवाया है, तो आप जाकर उस क्लासों को देख सकते हो। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की आगे वैकेंसी भी आई हुई है, तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहे। एक टेलीग्राम चैनल है मेरा स्टडी टाइम के नाम से भी, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसपे मैं इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो सेंड करता रहता हूँ। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, सालीबद्र सूरी। तो सालीबद्र सूरी है वो एक जैन कवि था, जैन कवि था। अब जो सालीबद्र सूरी है उससे पहले हमने कल तो रिवीजन किया था। जो परसों की जो क्लास के अंदर जो पढ़ा था उससे जो संबंधित जो क्वेश्चन आंसर होते उन क्वेश्चन आंसर को हम देखते हैं और उसके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं, तो उन क्वेश्चन आंसरों को देख लेते हैं। हमीर रासो के रचनाकार है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति किस रचना के आधार पर मानी है? विजयपाल रासो के रचनाकार है। विजयपाल रासो में कितने छंद है? मिश्र बंधुओं ने विजयपाल रासो का रचना काल माना है। तो ये जो सारे जो क्वेश्चन है वो हमने परसों जो पढ़ा था उस क्लास के अंदर थे। तो अगर परसों वाली क्लास आपने देखी है तो अच्छे से आपको पता होगा। आप इनके जवाब कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर किया करें, ठीक है? तो आप कमेंट जरूर किया करें, उससे आपका अभ्यास होता है, आपका रिविजन होता है। इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन है वो पूछता हूं। आगे देख, आगे हमारा है सालीबद्र सूरी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो हर बार की तरह हम देखते आए हैं। रचना की बात करें तो भरतेश्वर बाहुबली रास, यानी जो सालीबद्र सूरी है उसकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास और मोस्ट रचना है। रचना काल की बात करें तो 1184 ईस्वी में, यानी जो भरतेश्वर बाहुबली रास है वो 1184 ईस्वी में रचित रचना है सालीबद्र सूरी की। मुनि जिन विजय ने इस रचना को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुनि जिन विजय ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास को माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सालीबद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और ये मोस्ट है, कई बार क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। यानी गणपति चंद्र गुप्त है, उन्होंने जो हिंदी का प्रथम कवि है वो सालीबद्र सूरी को माना है। जिस प्रकार हमने पीछे भी पढ़ा है कि जैसे स्वयंभू को है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है, तो इसी प्रकार सालीबद्र सूरी है उसने क्या माना है? गणपति चंद्र गुप्त है, उन्होंने सालीबद्र सूरी को माना है। इस रचना में 205 छंद है, यानी जो सालीबद्र सूरी की जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, उसके अंदर कितने हमारे को छंद देखने को मिलते हैं? 205 छंद। ये रचना एक खंड काव्य की श्रेणी में आता है। मैंने खंड काव्य और प्रबंध काव्य को बता दिया आपको, खंड काव्य क्या होता है, प्रबंध काव्य क्या होता है, परंतु जो नए आए उन्हें भी पता चल जाए। तो खंड काव्य वो होता है जो छोटा हो, पहली बात तो छोटा हो, दूसरी बात है उसके अंदर जो वर्णन दिया होता है वो किसी एक विषय से न होकर अलग अलग विषयों से संबंधित हो। जिस प्रकार बिहारी सतसई के अंदर हमारे को नीति के, वीरता के, प्रेम के, भक्ति के अलग अलग दो देखने को मिलते हैं, तो वो एक खंड काव्य, उसके अंदर अलग अलग वर्णन। और प्रबंध काव्य जो महाकाव्य होता है, उस काव्य, महाकाव्य का मतलब होता है एक बड़ा जो काव्य होता है, और उसके अंदर भी महाकाव्य के अंदर जो एक प्रबंध काव्य होता है। प्रबंध का मतलब जो पहले जैसे घटना चल रही है तो एक कहानी की तरह घटना चलती है, पीछे वाली जो घटना होती है उसका संबंध आगे वाली घटना से होता है, तो एक कहानी की तरह चलती है। इसमें भरतेश्वर अयोध्या का राजा, यानी जो भरत है ना, भरतेश्वर, वह बाहुबली तक्षशिला का राजा की वीरता का
वह युद्ध का वर्णन है। यानी जो शालिभद्र सूरी ने रचना लिखी है भरतेश्वर बाहुबली रास, उसके अंदर वर्णन किसका किया गया है? अयोध्या का राजा भरतेश्वर और बाहुबली और तक्षशिला का राजा, उनके बीच में जो युद्ध और जो उनकी वीरता है उसका वर्णन हमारे को भरतेश्वर बाहुबली रास में देखने को मिलता है। रास जो एक शैली है, जो हमारे जो कृष्ण की जो लीला है, जैसे हम रास लीला, एक तो होती है रामलीला जो इसके अंदर राम का वर्णन है, और रास लीला है जिसके अंदर जो कृष्ण और गोपियों से संबंधित जो वर्णन है, तो उसी प्रकार तो भरतेश्वर बाहुबली रास। इस रचना में वीर, श्रृंगार व शांत रस देखने को मिलता है। एक तो रास हो गया हमारे, एक हो गया रासो। तो रासो के अंदर क्या है? जो चारण कवियों द्वारा लिखे गए थे। रासो है वो किसके द्वारा लिखे गए थे? चारण कवियों द्वारा। और जो रास है उसके अंदर क्या है? जो ये जैन कवियों द्वारा लिखे गए, जैन कवियों द्वारा लिखे गए। तो इस रचना में हमारे को क्या मिलता है? वीर, श्रृंगार और शांत रस को देखने को मिलता है। तीनों रसों का मिश्रण है। वीर रस भी है इसके अंदर, क्योंकि ऊपर हमने भी पढ़ा है कि जो बाहुबली और जो भरतेश्वर है उनकी वीरता का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। शांत रस भी है और श्रृंगार रस भी है, क्योंकि रास जब शब्द आया तो श्रृंगार रस भी इसके अंदर है। शालिभद्र सूरी की एक अन्य रचना बुद्धि रास भी है। यानी शालिभद्र सूरी है, इसकी जो भरतेश्वर बाहुबली रास रचना तो है ही है, इसके अलावा एक अन्य रचना है जिसको बुद्धि रास कहा जाता है। अब देखिए एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन इस प्रकार घुमा फिरा के पूछता है, तो उसके भी जवाब आपको आने चाहिए। जैसे मान लिया वहां पर रास शब्द दे दे, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास के अंदर रस है, भरतेश्वर बाहुबली रास के अंदर रस है, तो उसके अंदर जैसे मान लिया अब उसके अंदर हमारे को करुण रस दे दे, श्रृंगार रस दे दे, विभत्स रस दे दे और नाम दे दे। अब देखिए हमारे को पता नहीं है कि भरतेश्वर बाहुबली रास को हमने कभी नहीं पढ़ा है, तो हमें पता भी नहीं है कि इसके अंदर क्या होगा, परंतु हमें पता है कि जहां पे भी रास शब्द आए तो उसके अंदर श्रृंगार रस होता है। रास शब्द है तो उसके अंदर श्रृंगार रस होता है, तो हम उसके आधार पर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। रासो आए तो रासो के अंदर वीरता पूर्ण वर्णन हमारे को देखने को मिलता है, वीरता भी उसके अंदर होती है, तो ये चारण कवियों द्वारा लिखे गए। तो ऐसा करके भी हम क्वेश्चनों को कुछ है वो दिमाग लगा के कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सारी बातें इसके अंदर आपको बताई जाए और वो सारी बातें इसके अंदर लिखी जाए। कुछ जो क्वेश्चन होते वो अपने दिमाग से करने होते, और अच्छे से जब आप पढ़ कर जाते हो तो ये मान के देखिए कि आपके 5% जो क्वेश्चन है ना, 5% नंबर मानो, 5% नंबर अगर आपके 60% आने वाले, तो अगर अच्छे से आप पढ़ के जाते हो, एक एक शब्दों का आपको अर्थ आ रहा है, तो आप उसके अंदर 65% ले आओगे। आगे देख, एक रचना है पंच पांडव रास, रचनाकार है शालिभद्र सूरी। यानी जो पंच पांडव रास है वो भी किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की है। भरतेश्वर बाहुबली रास है वो भी शालिभद्र सूरी की है। इस रचना में जो पंच पांडव रास है ना, इस रचना के अंदर क्या है? 15 सर्ग है। हमारी जो कामायनी रचना है, कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की, जो एक छायावादी कवि है, छायावादी आगे पढ़ेंगे हम, जिसके अंदर भी क्या है? 15 सर्ग है, उसके अंदर भी 15 सर्ग है, तो हमारे इसमें भी 15 सर्ग है। तो इस प्रकार आप जैसे पंच पांडव रास, पंच पांडव रास आपके दिमाग में आना चाहिए, इसके अंदर 15 सर्ग है, ठीक है। और कामायनी है, उसके अंदर जो छायावादी रचना जयशंकर, उसके अंदर 15 सर्ग है। तो कुछ रचनाओं को आप इस प्रकार टच करके, एक रचना आपको याद आते ही दूसरे की आपको दिमाग में आ जानी चाहिए, समझ रहे हो। इसकी भाषा अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी है। अब देखिए इसकी भाषा अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी है। अब मैंने बताया था कि राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, उस राजस्थानी भाषा के साथ में अगर अपभ्रंश जुड़ती है, अपभ्रंश जुड़ती है और एक राजस्थानी भाषा है, उस राजस्थानी भाषा के साथ में हमारी ये जो अपभ्रंश हो गया, ये ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, तो इधर तो राजस्थानी है दोनों, और इधर भी राजस्थानी है और दूसरे में भी राजस्थानी है, इधर अपभ्रंश हो गया और इधर ब्रज हो गया। अब राजस्थानी के साथ में ब्रज जुड़ती है तो कौन सी शैली बनती है, और राजस्थानी के साथ में जो ब्रज जुड़ती है तो कौन सी, यानी अपभ्रंश और ब्रज दोनों में से जो जुड़ती है तो निंगल और पिंगल शैलियां होती है। अब मेरे को आप कमेंट करके बताइए, पीछे वाली क्लास अगर आपने देखी है तो मैं आपको अच्छे से बताता आ रहा हूं कि राजस्थानी के साथ में अपभ्रंश जुड़ती है तो कौन सी शैली होती है, और राजस्थानी के साथ में ब्रज जुड़ती है तो कौन सी शैली बनती है। तो इनके जवाब आप मेरे को कमेंट में
दिया करें। आप कमेंट में बताओगे, अगर आपके आंसर गलत होते हैं तो उसके जवाब में आपको सही करके बताऊंगा, तो आप कमेंट जरूर किया करें बिना शर्म संकोचे, क्योंकि इंसान से गलती होती है, गलतियां होना कोई गलत बात नहीं है, गलतियां होना आगे बढ़ने की एक निशानी है। अगर आप गलतियां करोगे फिर उसमें सुधार करोगे तो आप में एक नया परिवर्तन आया, फिर कोई गलती होगी फिर आप नया सुधार करोगे, आप में एक परिवर्तन। जैसे मान लिया मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने कमेंट किया कि आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो मैं इसमें सुधार करूंगा कि भाई क्या कमी रह रही है, आप मेरे को वो कमी बताइए कि भाई मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, या जो मैं जो मैटर आपको बता रहा हूँ वो मैटर एग्जाम से रिलेटेड नहीं। जो भी कोई गलतियां हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं बिना शर्म संकोच के, मेरे को सहर्ष स्वीकार्य है वो, ठीक है। जो भी मैं कोई गलती करता हूं तो उसको आप मेरे को बता दीजिए। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम कवि आशगु के बारे में पढ़ेंगे।